नमस्कार दोस्तों, सिल्वर पेन क्लासेस पे आप सभी का स्वागत है। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी प्रिपरेशन को बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। आज हम करेंगे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 15 नवंबर 2023 की थर्ड शिफ्ट को। इससे पहले हमने 5 सेशंस को अच्छे से कंप्लीट किया है, अच्छे से समझा है। फिर भी आप में से किसी का कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हो। तो चलो शुरू करते हैं आज के हमारे सेशन को। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपके सामने। एक स्कूल में 45% कर्मचारी महिलाएं हैं और 80% महिला कर्मचारी और 60% पुरुष कर्मचारी पोस्ट ग्रेजुएट हैं। आपको निकालना है कि स्कूल में नॉन पोस्ट ग्रेजुएट कर्मचारियों का प्रतिशत कितना होगा। देखो, आपको दे रखा है कि एक स्कूल में जो महिलाएं हैं वो 45% हैं। तो पुरुष कितने होंगे? आप बोलोगे सर जब महिलाएं हमारे पास 45% है तो पुरुष होंगे 100 में से 45 गया आपका 55% आपके पास पुरुष होंगे। उसमें से दे रखा है कि आपको 80% महिलाएं कर्मचारी पोस्ट ग्रेजुएट हैं। तो नॉन पोस्ट ग्रेजुएट कितनी होगी? आप बोलोगे सर 100 में से 80 गया, यानी 20% आपकी महिलाएं कर्मचारी हैं वो नॉन पोस्ट ग्रेजुएट होगी। पुरुष आपके 60% पोस्ट ग्रेजुएट दे रखे हैं, तो नॉन पोस्ट ग्रेजुएट कितने होंगे? आप बोलोगे सर 40%। आपको निकालना है नॉन पोस्ट ग्रेजुएट, जो नॉन पोस्ट ग्रेजुएट है उनका प्रतिशत, कुल कर्मचारी हैं उनका प्रतिशत कितना होगा। तो 45 आपके पास महिलाएं, पुरुष आपके पास 55 है। तो नॉन पोस्ट ग्रेजुएट कितने हैं? आप बोलोगे सर 20% हमारे पास महिलाएं हैं जो वो नॉन पोस्ट ग्रेजुएट हैं, और जो पुरुष हैं 60 आपको पोस्ट ग्रेजुएट दे रखे हैं, तो नॉन पोस्ट ग्रेजुएट कितने होंगे? 40%। तो पुरुषों का 40%, 20 पे 5, 5 पे गया आपका 9, यहाँ से महिलाएं आई, और 20 दूनी 40, 20 पे 5, 5 पे गए 11, जो यहाँ से 22, 22 आपके पुरुष है जो नॉन पोस्ट ग्रेजुएट हैं, और 9 यहाँ पे महिलाएं हैं जो नॉन पोस्ट ग्रेजुएट हैं। तो टोटल कितने हुए कर्मचारी? आप बोलोगे सर 9 प्लस में 22, 9 प्लस 22 31। टोटल कितने हैं? 45 प्लस 55, यानी टोटल कितने हैं? 100। आप बोलोगे सर 100 में से 31 है वो, परसेंटेज निकालने के लिए गुणा 100, 100 से गया 100, यहाँ आएगा आपका 31%। 31% आपके जो टोटल कर्मचारी हैं वो नॉन पोस्ट ग्रेजुएट है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर होगा। ठीक है यहाँ तक। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके सामने। आपको 5 नंबर्स दे रखे हैं, 144, 169, 196, 225 और 256। इनका आपको एवरेज निकालना है। आप इन पांचों नंबर को ऐड करोगे, इनका सम करके आपने 5 से डिवाइड करना है, और वो आपकी एवरेज निकल जाएगी। ठीक है, ये क्वेश्चन आपने खुद निकालना है इस क्वेश्चन को। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 है आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, चक्रवर्ती ब्याज पर कोई धनराशि 3 वर्ष में स्वयं की दोगुनी हो जाती है, तो समान ब्याज दर पर रेट ऑफ इंटरेस्ट आपके सेम है, तो वह धनराशि स्वयं की 8 गुना कितने वर्षों में, 8 गुना होने में उसको कितना टाइम लगेगा, यानी कितने वर्ष लगेंगे। देखो, कोई धनराशि एक थी पहले, उसकी डबल हो गई, दोगुनी, इसको टाइम कितना लगा? आप बोलोगे सर 3 साल। ठीक है, अब इसको दे रखा है कि वो स्वयं की 8 गुना कितने सालों में होगी। स्वयं की 8 गुना, यानी एक से वो कितने पे जाएगी? आप बोलोगे सर 8 गुना पे। ठीक है, पहले 3 साल में वो अपने आप की दुगनी होगी, तो अगले 3 साल में आप बोलोगे सर अगले 3 साल में कितनी होगी? अगले 3 साल में होगी इसका 2 गुना, 4। ठीक है, अब अगले 3 साल में इसका 2 गुना, यानी आपके पास होगा 8। तो टोटल टाइम कितना लगा? आप बोलोगे सर 3 साल, 3 ये 6 और 3 ये 9, यानी वो धनराशि स्वयं का 8 गुना होने में टोटल टाइम लेगी आपके पास 3 + 3 + 3, यानी 9 साल। ठीक है, एक तो आप इस तरीके से निकाल सकते हो। दूसरा देखो, आपकी जो धनराशि थी वो 3 साल में
दूसरा तरीका देखो, 3 साल में वो 2 गुनी होगी। अब होना उसको दे रखा है कि वो स्वयं की 8 गुना, यानी वो स्वयं की 8 गुना होगी। तो आपको इनका बेस इक्वल करना है, जो यहाँ पे 2 गुनी हुई है, यहाँ पे 8 गुनी हुई है, तो नीचे आपको 2 लेके आना है, यानी नीचे की जो आधार है, इसका बेस है, वो इक्वल करना है। इस 8 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3। ठीक है, 2 की पावर 3 आपका 8 के इक्वल होगा। ये बेस और ये बेस आपका इक्वल है। इसको कितना टाइम लगा? 2 की पावर 1 होने में 3 साल। तो ये पावर है, इस पावर के आपको इस टाइम के साथ गुणा करनी है। तो 3 गुणा 3 यानी 9 साल। ठीक है, एक तो आप ऐसे निकालोगे कि स्वयं की 2 गुना होगी, वह जब धनराशि थी 2 गुना, उसको 3 गुना टाइम लगा। अब इसकी 2 गुना होगी तो 3 साल लगेंगे। अब ये इसकी 2 गुना होगी तो इसको भी 3 साल लगेंगे। तो टोटल टाइम कितना लगेगा? 3 3 6 और 3 9। या आप इस तरीके से निकालो कि 3 साल में 2 गुना होगी और होना इसको स्वयं का 8 गुना। तो 2 की 8 को जब हम बेस इक्वल करेंगे तो 2 की पावर 3, एक पावर होने में कितना टाइम लगा? आप बोलोगे सर 3 साल। तो इसकी जब 3 पावर हुई है तो उसको 3 की और 3 के साथ गुणा कर देंगे तो यानी 9 साल। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर होगा। आप किसी भी मेथड से आप इस क्वेश्चन को इन दोनों में से निकाल सकते हो। ठीक है, अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके सामने। जिसान ने 40 मिनट के लिए 75 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और 20 मिनट के लिए 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यात्रा की। तो यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल यानी एवरेज स्पीड आपको ज्ञात करनी है। देखो, एवरेज स्पीड निकालने के लिए किस किस चीज़ की जरूरत पड़ेगी? आप बोलोगे सर एवरेज स्पीड इक्वल होती है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। सबसे पहले हम इस क्वेश्चन में टोटल डिस्टेंस निकालेंगे और फिर इसमें देखेंगे टोटल टाइम कितना दे रखा है। देखो, आपके पास है कि 40 मिनट में 75 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, इसमें उसने डिस्टेंस की दूरी यानी डिस्टेंस कितनी तय की? आप बोलोगे सर डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड गुणा टाइम। स्पीड आपके पास 75 किलोमीटर प्रति हावर्स है और टाइम आपके पास 40 मिनट है। ये जब आपकी किलोमीटर प्रति घंटे में दे रखी है तो हम मिनट को बदलेंगे घंटे में, यानी 40/60। मिनट को हमने घंटे में चेंज कर दिया। तो 20 दूनी 40, 20 दिया 60, 3 पे गया आपका ये 25। तो टोटल डिस्टेंस जो पहले पार्ट में जिसान ने तय की वो कितनी है? आप बोलोगे सर 25 दूनी 50 किलोमीटर। ठीक है, अब दूसरी टर्म में देखो, उसकी स्पीड दे रखी है आपको 60 किलोमीटर, जो टाइम है 20 मिनट है, तो इसको हमने घंटे में बदला, नीचे 60, 20 दिया 60, 3 पे गया आपका 20, यानी यहाँ से कितनी डिस्टेंस तय की? 20 किलोमीटर। पहली टर्म में उसने 50, दूसरी टर्म में उसने 20 किलोमीटर। यहाँ से आपके टोटल डिस्टेंस आ गई। आपको निकालना है कि अब निकालना है आपको टोटल टाइम। टाइम टोटल कितना है कि पहले में उसने 40 मिनट ली और दूसरी टर्म में 20 मिनट। टोटल टाइम कितना हुआ आपके पास? 40 प्लस में 20, 60 मिनट इक्वल टू 1 आवर, यानी 1 घंटे के। तो आप एवरेज स्पीड निकालोगे, एवरेज स्पीड होगी आपकी टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। डिस्टेंस 50 प्लस में 20, आप बोलोगे सर 70 किलोमीटर, और टोटल टाइम आपके पास 60 मिनट यानी 1 घंटा। ये आएगा आपका 70 किलोमीटर प्रति आवर्स आपकी आएगी एवरेज स्पीड यानी औसत चाल। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर होगा। ठीक है यहाँ तक। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 5 में दे रखा आपको एक संख्या को पहले 30% घटाया जाता है। एक संख्या को पहले 30% घटाया जाता है, फिर उसको 40% बढ़ाया जाता है, और जो परिणामी संख्या है उसको फिर से 5% बढ़ाया जाता है। तो कुल प्रतिशत में कितनी वृद्धि होगी या कितनी कमी होगी वो आपको निकालनी है। देखो, पहले उसने 30% कम किया, तो आप लिखोगे कि 30%। जब हम इसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे 30/100 यानी 3/10। पहले 10 था, अब उसको 3 कम कर दिया, तो अब कितना हुआ? आप बोलोगे सर 7। ठीक है, तो दोबारा उसने 40% इसको इंक्रीज किया। 40% को हम फ्रैक्शन में लिखेंगे 20 दूनी यानी 40/100, 20 दूनी 40 और 20 पंजे 100।
इसको आपने इंक्रीज कर दिया। पहले 5 थी, अब वो संख्या होगी आपकी 7। अब आते हैं हम नेक्स्ट, 5% इंक्रीज कर दिया यानी बढ़ा दिया, तो इसको फ्रैक्शन में लिखेंगे 5/100 यानी 1/20। और ये पहले 20 थी, अब एक इंक्रीज कर दिया तो 21। देखो ये है आपकी बिफोर, जो आपकी संख्या पहले थी, और ये है ए आफ्टर, यानी जो आफ्टर चेंज उसमें वो संख्या क्या हो गई। पहले 10 थी, वो 3 कम कर दिया, आप बोलोगे सर 7। पहले 5 थी, अब 2 का इंक्रीज कर दिया 7। पहले 20 थी वो, अब 1 का इंक्रीज हो गया, वो हो गया आपकी 21। अब चेंज निकालो इसमें, 20 1500 और साथ में एक जीरो यानी 1000। अब इनकी गुणा करोगे कि 7, 21 की और 7 की गुणा, 7 दूनी 14, 147, और इसकी 7 के साथ गुणा करेंगे, 7 की 7 के साथ 9, कैरी हुआ आपका 4, 7 चौक 28 और 4 32, कैरी हुआ आपका 3, 7 एकम 7 और 3 10, यानी 1029। पहले वह संख्या 1000 थी, अब आफ्टर चेंज उसमें वो है 1029। तो कितने का चेंज हुआ, आप बोलोगे सर 29 का। कितने से, 1000 से वो 1029 होगी, तो नीचे जिससे चेंज हुआ है वो नीचे आएगा आपका। और प्रतिशत निकालने के लिए गुणा 100, 2 जीरो से 2 जीरो, यानी 2.9% आपकी वृद्धि होगी, इंक्रीज होगी, यानी ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर होगा। ठीक है, जिसमें आपको इंक्रीज दे रखा आप उसको फ्रैक्शन में बदल के उसको इंक्रीज कर दो, जिसमें आपको डिक्रीज दे रखा उसको आप डिक्रीज कर दो। ये आपकी पहले वाली संख्या और ये आफ्टर चेंज वाली है, तो यहाँ से आपको चेंज देखना है। ठीक है, अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है। यदि एक बेलनाकार टंकी की धारिता धारिता यानी वॉल्यूम आयतन आपको दे रखा है 14,168 मीटर क्यूब, और इसके आधार का व्यास दे रखा आपको 28 मीटर, तो टंकी की गहराई यानी आपको एच निकालनी है, जिसमें आपको पाई का मान यूज करना है 22/7। तो सबसे पहले जो बेलन का आयतन है, वॉल्यूम है, उसका फॉर्मूला आप बोलोगे सर, जो बेलन का आयतन होता है वो है पाई आर का स्क्वायर एच इक्वल टू वॉल्यूम, आपके सिलेंडर के वॉल्यूम के इक्वल होगा। आर की वैल्यू आपको व्यास दे रखा है यानी डायमीटर दे रखा है, तो रेडियस होगी उसके डायमीटर की हाफ। व्यास 28 है तो रेडियस होगी यहाँ से आपकी 14 मीटर। पाई की वैल्यू पुट करो 22/7, रेडियस आई आपकी यहाँ से 14 गुणा 14, वॉल्यूम दे रखा आपको, और साथ में आपका एच आएगा, साथ में आपका यहाँ से एच जिसकी वैल्यू आपको क्वेश्चन में पूछी गई है, और वॉल्यूम दे रखा आपको 14,168 मीटर क्यूब। ठीक है, तो सबसे पहले डिवाइड करो, अब इसको 7 पे गई, 7 दूनी 14। अब उसको 11 पे डिवाइड करो, 11 दूनी 22, 11 पे जाएगा आपका ये 11 एकम 11, बचा आपका 3, 11 दूनी 22, बचा आपका 9, 11 पे 8 88, और लास्ट में बचा आपका 88, तो 11 8 88। अब इसको डिवाइड करते हैं हम 7 पे, ये गया आपका 2 पे, ये गया आपका 7 एकम 7, बचा 5, 7 8 ही 56, यानी 7 की और 8 की गुणा करेंगे 56, बचा आपके पास 2, तो 7 चौक 28, यानी 8 गुणा एच आपका इक्वल होगा 184 के। तो एच की वैल्यू आएगी आपकी यहाँ से 184/8, 8 दूनी 16, बचा 3, 8 या 24 मीटर, यानी ऑप्शन नंबर एक बी, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर होगा। आपने इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करना है, जिस आपको रेडियस की वैल्यू दे रखी है, वॉल्यूम दे रखा आपको, यहाँ से आपको एच की वैल्यू निकालनी थी। ठीक है यहाँ तक। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है। रमेश ने कुछ राशि 12% साधारण ब्याज पर और उतनी ही राशि 15% साधारण ब्याज पर प्रत्येक को 2 वर्ष के लिए उधार दिया, और उन दोनों से जो उसको साधारण ब्याज प्राप्त हुआ वो दे रखा है 675। तो आपको उधार दी गई राशि 12% पर कितनी थी वो आपको निकालनी है। ठीक है, देखो जो आपको राशि दी है वो 12% में और 15% में दोनों में सेम दी है, कि जितनी राशि आपको ब्याज पर 12% साधारण ब्याज पर दी गई थी, और उतनी ही सेम राशि आपको 15% साधारण ब्याज पर दी गई थी, और जो दोनों का टाइम है वो इक्वल है 2 साल, और टोटल ब्याज आपको दे रखा है। तो आपको एक की राशि निकालनी है, आपको 12% पर जितनी राशि दी थी वो आपको निकालनी है।
ठीक है, देखो हमने माना कि जो राशि दी है वो पी दी है। ठीक है, जो धनराशि दी है वो पी है, जो आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 12% है, टाइम आपके पास 2 साल है। यहाँ से जो ब्याज प्राप्त हुआ और साथ में सेम राशि आपको 15% पर दी है, यहाँ पर पी दी है तो उस पर भी पी होगी, पी गुना 15, और 2 साल के लिए टाइम आपको इक्वल दे रखा है, और इन दोनों से जो ब्याज प्राप्त हुआ है वो दे रखा आपको 675 यानी 675। यहाँ से देखो आप 12 दूनी 24, यहाँ से होगा आपका 24p। अब देखो इन दोनों से 100 कॉमन निकाला, इन दोनों से आपने 100 कॉमन लिया और ये 100 जाएगा उस साइड में यानी ऊपर की तरफ, तो ये हुआ आपका 24p और ये हुआ आपका यहाँ से 30p। ये इक्वल है आपका 675, और 2 जीरो यहाँ पे उस साइड में चली गई आपकी। यहाँ से आया आपका 54p, ये इक्वल है आपका 6750 के। अब इसको 9 से डिवाइड करो, 9 छिका 9 की 6, 9 छिका 54, 9 पे गया ये, 9 7 63, बचा आपके पास 4, 9 5 45। अब 6 से डिवाइड करो तो पी की वैल्यू आएगी, यहाँ से 6 पे डिवाइड होगा, 6 कम 6, 6 दूनी 12, बचा 3, 6 पंजा 30, 1250 रुपये। यानी जो धनराशि दी है उसने 12% पर, वो है आपके पास 1250 रुपये, और सेम धनराशि उसने 15% ब्याज पर दी है। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, आपका आंसर होगा। ठीक है, अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8 है आपके सामने। देखो क्वेश्चन नंबर 8 को, कोमल ने 2 डिवाइस बेची तथा उसने प्रत्येक को 4,982 रुपये में बेचा, यानी जो उसका सेलिंग प्राइस है एसपी है वो विक्रय मूल्य आपको इक्वल दे रखा है, समान दे रखा है। यदि उसने पहले को 6% प्रॉफिट पर और दूसरी डिवाइस को उसने 6% लॉस पर बेचा है, तो उसकी दोनों डिवाइसों का कुल लागत मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस, टोटल कॉस्ट प्राइस आपको निकालना है। देखो हमने पहली जो वस्तु थी उसको 6% प्रॉफिट पर, हम लिखेंगे 6/100, इसको फ्रैक्शन में बदलेंगे तो ये आएगा आपका 2 पे 3, 2 पे 50। पहले वो वस्तु 50 की थी यानी उसका कॉस्ट प्राइस था वो 50 था, और 3 का उसको हुआ प्रॉफिट, 3 को उसको हुआ प्रॉफिट, यानी उसका जो कॉस्ट प्राइस था वो 50 है और उसका सेलिंग प्राइस होगा वो 50 प्लस में 3 यानी 53 होगा। तो दूसरी डिवाइस है उसने 6% लॉस पे बेची, तो 6 को फ्रैक्शन में बदलेंगे 3/50। तो वस्तु का पहले कॉस्ट प्राइस 50 था, 3 का उसमें हुआ लॉस, तो दूसरी डिवाइस को उसने बेचा 47 यानी 47 में। देखो पहली वस्तु का जो उसका आपके पास कॉस्ट प्राइस था वो था 50, उसने 3 के प्रॉफिट पर बेचा, तो उसका सेलिंग प्राइस कितना हुआ यानी एसपी होगा उसका 53। ठीक है, ये हुआ यहाँ पे प्रॉफिट। ये पहली वस्तु थी आपकी, 3 का प्रॉफिट हुआ, बेचा उसने 53 में। दूसरी वस्तु थी आपके पास 47, यानी सॉरी, दूसरी वस्तु थी उसका कॉस्ट प्राइस कितना था 50, 3 का उसमें हुआ लॉस, तो 50 - 3 आप बोलोगे सर 47, यानी जो 50 था 3 का इसमें लॉस हुआ, वो बेची उसने 47 की। ठीक है यहाँ तक, और आपको क्वेश्चन में दे रखा है कि उसका जो सेलिंग प्राइस है एसपी है वो इक्वल है, और यहाँ पे आपका सेलिंग प्राइस दे रखा है 53 और 47, हम इन दोनों को इक्वल करेंगे तो इसको हम गुणा करेंगे 47 से और इसको गुणा करेंगे हम 53 से, तो इस कंप्लीट को हम 47 से गुणा करेंगे, आप बोलोगे हाँ जी सर, और इसको गुणा करेंगे हम 53 से। ठीक है, आपको निकालना है टोटल कॉस्ट प्राइस, तो टोटल कॉस्ट प्राइस देखो यहाँ से कि पहली वस्तु का ये सीपी है, दूसरी वस्तु का ये है आपके पास कॉस्ट प्राइस, इन दोनों को हम सम करेंगे, तो अब देखोगे कि टोटल जो सीपी आएगा आपका वो होगा 50 × 47 प्लस 50 × 53। यहाँ से 50 कॉमन निकाला तो ये बचा आपका 47 प्लस में 53 यानी 100, तो ये आएगा आपका यहाँ से टोटल
47 प्लस 53 होगा आपका 100, यानी 2 जीरो इसके लास्ट में। आपको वैल्यू निकालनी है जो टोटल सीपी की, यानी 5000 यूनिट की आपको वैल्यू निकालनी है। आपको दे रखा है कि प्रत्येक वस्तु का एसपी यानी सेलिंग प्राइस दे रखा है, और आपका सेलिंग प्राइस कितना है यहाँ पे। आप बोलोगे सर सेलिंग प्राइस है 53 गुणा 47, इसकी वैल्यू दे रखी है आपको 4982। ठीक है, अब इसको 47 से डिवाइड करो। आप बोलोगे सर 53 47 से डिवाइड करेंगे तो 47 पे 1 बचा आपका 2, उतारा 8 नहीं चला तो 0, बचा आपका 282। तो इसको हम 7 47 छिक्का 282, तो ये आएगा आपका 6 पे। ठीक है, और यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू आएगी 53, 106/53 यानी 2 यूनिट। 1 यूनिट की वैल्यू है आपकी 2 रुपये। आपको निकालना है उसका कॉस्ट प्राइस, टोटल कॉस्ट प्राइस 5000 यूनिट। तो टोटल सीपी आएगा आपका, 1 यूनिट की वैल्यू आपके पास 2 है, यानी 5000 गुणा 2, यहाँ से आएगा आपका 10,000, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन में आपको सेलिंग प्राइस इक्वल दे रखा था। पहली वस्तु 6% प्रॉफिट पे, दूसरी को 6% लॉस पे, 6% लॉस पे थे। यहाँ से फ्रैक्शन में चेंज किया कि 50 था प्रॉफिट है, तो 50 की वस्तु थी आपकी 53 में, 3 का प्रॉफिट हुआ। 50 की थी, 3 का यहाँ पे लॉस हुआ 47 में। क्वेश्चन में सेलिंग प्राइस इक्वल है तो इसको हम इक्वल करेंगे। निकालना आपको कॉस्ट प्राइस था कि टोटल कॉस्ट प्राइस, तो इसका कॉस्ट प्राइस प्लस में इसका कॉस्ट प्राइस को मैं ऐड किया, यहाँ से टोटल कॉस्ट प्राइस आया हमारे पास 5000 यूनिट। और आपको इसकी वैल्यू दे रखी है, यानी प्रत्येक वस्तु का सेलिंग प्राइस दे रखा है आपको 4982। तो हमने यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू निकाली 2, तो टोटल निकालने के लिए 5000 को 2 से गुणा करेंगे, यानी 10,000 हमारा आंसर होगा। ठीक है, अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9 है आपके सामने। सिंप्लीफाई करना है इस क्वेश्चन को, सिंप्लीफिकेशन करनी है। देखो, जो हमने पहले सेशन में किया था कि पहले जो 5 सेशन थे, हर शिफ्ट में आपको एक सिंप्लीफिकेशन से आपका एक क्वेश्चन था। इसमें बस डिफरेंस ये है कि ऊपर जो आपका ये मोड लगा हुआ है, इसका मतलब ये है जब भी आप इन दोनों को सोल्व करोगे और यहाँ से आपकी माइनस की वैल्यू आती है, और जब इसके इसके ऊपर है हम इसको हटाएंगे तो वो वैल्यू आपकी प्लस की हो जाएगी। ठीक है, देखो इसको सोल्व करते हैं। सबसे पहले हम इसको माइनस 5.09 में से 0.76 को हम माइनस करते हैं। यहाँ से पहले माइनस करते हैं इसको। आप बोलोगे सर 9 में से 6 गया 3, यहाँ पे 0 था तो 1 यहाँ पे आई, 10 में से 7 गया। आप बोलोगे सर 3 बचा आपके पास यहाँ पे 4। ठीक है, 9 में से 6 और 10 में से 7 गया, 3 4 3। अब इसको यहाँ इससे माइनस करो। आप बोलोगे सर 9 था 1 है, तो 11 में से 3 गया। आप बोलोगे सर 8, यहाँ पे बचा 8, 8 में से 3 गया 5, और 9 में से 4 जाएगा। ठीक है, अब आप इन दोनों को ऐड करो, 8 और 7 15, 5 और 5 10, और एक कैरी किया था 11, 5 और 2 7, और एक कैरी बना आपके पास 8। अब इन दोनों को ऐड करो, इन दोनों को ऐड करोगे तो 6 और 5 11, एक और एक, यानी 1 प्लस 0 और एक कैरी था आपका 2, और यहाँ पे वो आपका 8 और 2 10। अब आप इसको माइनस करोगे तो ये होगा आपका 12.00 में से माइनस करेंगे तो यहाँ पे होगा आपका कि 100 बचा आपका, फिर 100 में से आपका 21 गया तो ये हुआ आपका 79, और यहाँ से आएगा आपका, देखो 12 10.21 माइनस करना है, यानी 11 से एक 12, एक कंप्लीट वो बचा आपके पास, और 11 में से जो बचा प्लीज, यानी 100 पॉइंट में से 21 को हमने माइनस किया तो 79। तो आपका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर होगा। ठीक है, यहाँ पे क्लियर। यदि आपको इस टाइप में जैसे इसमें प्रॉब्लम आती है इसको करने में, आपको एक चीज़ नोट करनी है कि जैसे 12 में से 10.21 को माइनस करना है। जब भी आप इस टाइप को माइनस करोगे, यहाँ पे देखो इस टाइप के क्वेश्चनों में आपने एक चीज़ नोटिस करनी है कि 12 आपको पहले लिखना है कि 12, और यहाँ पे 10 दे रखा है तो एक बढ़ा दो इसको, 10 दे रखा है तो इसको 11 लिख दो आप, इसमें से माइनस कर दो 11। ठीक है, और यहाँ पे करना आपको, इसके पास यहाँ पे 2 के बाद, यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 डिजिट है,
आप करोगे 100 माइनस 21, यहाँ से आया आपका 1 और यहाँ से आएगा आपका 79। इस तरीके से आप सोल्व करना है कि यहाँ को आपको एक बढ़ा के लेना है कि 12 - 11, और जब पॉइंट के बाद है तो आपको यहाँ पर 2 लेना है। यदि आपके पॉइंट यदि ओनली 2 होता है यहाँ पे आपका, यदि 2 होता तो आप 10 में से 2 माइनस करते, यानी 0.8। क्लियर। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10 है आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, एक धनात्मक पूर्णांक को अभाज्य कहा जाता है, यानी एक पॉजिटिव इंटीजर को हम अभाज्य संख्या कहते हैं। आपको ये प्राइम नंबर की डेफिनेशन दे रखी है। यदि कोई नंबर आपके पास जो सेल्फ यानी खुद से और एक से, यानी खुद से और जो एक से डिवाइड होगा वो होता है आपके पास प्राइम नंबर। तो यहाँ तक आपको प्राइम नंबर की डेफिनेशन दे रखी है, और आगे दे रखा कि के आपके पास कोई प्राइम नंबर है और जो 5 से बड़ा है। जब के का स्क्वायर प्लस 19 को 12 से डिवाइड किया जाता है तो उसका रिमाइंडर यानी शेषफल क्या होगा वो आपको निकालना है। देखो, के स्क्वायर प्लस 19 को हमें 12 से डिवाइड करना है, और जो इसमें कंडीशन दे रखी है के की वैल्यू आपके पास प्राइम है और 5 से बड़ी है। तो प्राइम नंबर देखो आप 2, 3, 5, 7, 11। ठीक है, प्राइम नंबर 5 से बड़ा, आप बोलोगे सर 7, तो के की जगह हम 7 पुट करेंगे। 7 का स्क्वायर प्लस में 19, 7 का स्क्वायर आपके पास 49 और ये आएगा आपका 19, 49 प्लस में 19 ये होगा आपका 68। इसको हमने 12 से डिवाइड करना है और रिमाइंडर देखना है कि शेषफल क्या होगा। 12 गुणा 5 60, तो रिमाइंडर बचा कितना आपके पास 8। तो यहाँ से आपका जो रिमाइंडर आएगा वो आएगा 8, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर होगा। ठीक है, यहाँ तक प्राइम नंबर दे रखा था, प्राइम नंबर और 5 से बड़ा था, तो 7 की वैल्यू उसमें पुट करनी है और 12 से डिवाइड करके देखना, जो आपका रिमाइंडर आएगा वही होगा आपका आंसर। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 11 है आपके सामने। दो संख्याएं 5 अनुपात 5:7 के अनुपात में, यानी 5:7 के अनुपात में आपको दे रखी है, और उनका जो एचसीएम और एलसीएफ का प्रोडक्ट दे रखा है आपको 2835। तो आपको दोनों संख्याओं का सम यानी योग आपको निकालना है। तो आप एलसीएम एचसीएफ में जो पिछले सेशन में हमने एक चीज़ जानी थी कि जो दोनों संख्याओं का यानी पहली संख्या का प्रोडक्ट और जो दूसरी संख्या का प्रोडक्ट है वो होता आपका एलसीएम गुणा एचसीएफ। कि जो दो संख्याओं का प्रोडक्ट होगा वो आपका एलसीएम और एचसीएफ की प्रोडक्ट के इक्वल होगा। देखो, आपको रेशो दे रखा है कि पहली संख्या हमारे पास जो पहला नंबर है वो है 5, हम इसको मानते हैं कि 5x है, और जो दूसरा नंबर है आपके पास 7, ये 7 है। इन दोनों की प्रोडक्ट करेंगे तो 5x गुणा 7x, और एलसीएम एचसीएफ की आपको प्रोडक्ट दे रखी है 2835। ठीक है, 7 पे डिवाइड करते हैं, 7 चौक 28, नहीं चला तो 7 पंजे 35। अब 5 से डिवाइड करेंगे तो आप बोलोगे सर एक्स की और एक्स की गुणा करेंगे एक्स स्क्वायर, और इसको 5 से डिवाइड करते हैं, 5 पे 8 और 5 एकम 5। ये एक चीज़ इसमें नोट करनी है, जब भी आप इनकी गुणा करोगे, हम इसको डायरेक्ट 5 गुणा 7 यानी 5:7 लिखते, तो अब 7 7 35, और यहाँ पे उस यूनिट का स्क्वायर आता आपके, और उसी चीज़ को समझने के लिए हमने यहाँ पे वैल्यू एक्स रखी है, ताकि आप इसको क्वेश्चन में ये गलती ना करो। ठीक है, जब भी आप प्रोडक्ट करोगे तो यहाँ पे आपकी यूनिट का स्क्वायर होगा, तो हमने यूनिट मान ली उसकी एक्स, तो एक्स का स्क्वायर इक्वल टू 81। तो एक्स की वैल्यू आएगी आपके सामने √81, ये इक्वल होगा आपके 9 के। आपको निकालना दोनों संख्याओं का सम यानी योग। तो दोनों संख्याओं का योग आपके पास 5x प्लस में 7x 12x, और x की वैल्यू दे रखी है आपको 9, तो 12 गुणा 9, आंसर होगा आपका 108, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर होगा। अब चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 12 है आपके सामने। ये क्लियर है यहाँ तक? मैं आपको एक चीज़ नॉलेज में कि एलसीएम एचसीएफ में कि जब दोनों संख्याओं का जो प्रोडक्ट होगा वो एलसीएम और एचसीएफ के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। बस एक चीज़ नोट करनी है कि आपको यहाँ पे यूनिट लगानी है। एक्स लगा लिया आपने, तो क्योंकि एक्स का स्क्वायर होगा, यदि आप यूनिट लगाओगे तो आप यूनिट का स्क्वायर नहीं करोगे एग्जाम में, कि आपके माइंड से स्किप जल्दी हो जाएगा। तो इसी चीज़ के लिए आपने यहाँ पे एक्स पुट किया, तो एक्स का स्क्वायर 81, तो एक्स की वैल्यू आएगी
यहाँ से हमारी 9, तो सम निकाल दिया 12x, 12 गुणा 9 यानी 108 आपका आंसर होगा। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 12 है आपके सामने। ए बी की तुलना में 3 गुना अच्छा है। ए है जो आपके सामने, बी की तुलना में 3 गुना अच्छा कामगार है, यानी जो एफिशिएंसी है ए की वो बी से 3 गुना दे रखी है आपको। इसलिए किसी काम को बी से 60 दिन पहले ए काम को कंप्लीट कर देता है। आपको निकालना है कि एक साथ पूरे काम को वो कितने दिनों के अंदर कंप्लीट कर देंगे। देखो, जब भी आपका जो टोटल वर्क है यानी जो कुल कार्य है वो आपका समान है यानी इक्वल है, उसमें आपकी जो एफिशिएंसी और जो टाइम है वो एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। ठीक है, देखो आपके पास एक एक व्यक्ति है और एक बी नाम का व्यक्ति है। आपको इनकी एफिशिएंसी दे रखी है, यानी जो ए है वो बी से 3 गुना अच्छा है। जो ए की एफिशिएंसी है वो 3 है, जो बी की एफिशिएंसी है वो आपके सामने वो 1 है। टाइम आपके पास जो टोटल वर्क है वो इक्वल है, तो आपका जो टाइम होगा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, यानी वो होगा 1। ठीक है, आपको दे रखा है कि ए है जो बी से 60 दिन पहले इस काम को कंप्लीट कर देता है। यहाँ पे टाइम ए 1 यूनिट काम लेता है और ये 3 यूनिट, तो कितना कम लेता है 2। और वहाँ पे यानी क्वेश्चन स्टेटमेंट में दे रखा आपको 60 दिन, तो 2 यूनिट की वैल्यू इक्वल टू 60, 1 यूनिट की वैल्यू आएगी आपकी 30। ठीक है, अब आपको निकालना है कि टोटल वर्क यानी दोनों मिलके टोटल काम को, कुल कार्य को कितने दिन में करेंगे। तो सबसे पहले हम निकालेंगे कुल काम यानी टोटल वर्क। तो टोटल वर्क आप बी से भी निकाल सकते हो, टोटल वर्क आप ए से भी निकाल सकते हो। देखो, यहाँ पे आपका 1 यूनिट की वैल्यू 30 है, टोटल वर्क होता है आपका इक्वल टू एफिशिएंसी इंटू एफिशिएंसी बी की आप बोलोगे सर 1, टाइम 3 यूनिट, एक की वैल्यू 30 यानी 3 गुणा 30 90। तो टोटल वर्क आया आपका यहाँ से 90। ठीक है, यदि आप ए से निकालोगे तो आप एफिशिएंसी इंटू टाइम, एफिशिएंसी आपकी 3 है और टाइम आपका 1 यूनिट, 1 यूनिट की वैल्यू 30 है, तो गुणा 30 यहाँ से भी आएगा आपका 90। ठीक है, आप ए से भी निकाल सकते हो और आप बी से भी निकाल सकते हो। तो आपको निकालना है कि दोनों मिलके टोटल वर्क यानी 90 काम है, जो आपका 90 यूनिट काम है उसको कितने दिन में करेंगे। आपके पास टोटल वर्क है 90 या 90, ए की एफिशिएंसी आपके पास 3 है, बी की एफिशिएंसी आपके पास 1 है, तो टोटल एफिशिएंसी आप बोलोगे सर 4। यहाँ से 90/4 यानी 22 सही 1/2 डेज। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर होगा। क्लियर यहाँ तक? ये था आपकी एफिशिएंसी और टाइम, इनका आपको रिलेशन ये याद रखना है कि जब भी आपका टाइम टोटल वर्क है वो इक्वल होगा तो ये एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होंगे। तो यहाँ से 3 1 था तो टाइम 1 3, यहाँ पे कम है 2 यूनिट और क्वेश्चन में दे रखा है 60, तो यहाँ से आया आपका 1 यूनिट की वैल्यू 30। तो टोटल वर्क निकालना आप बी से भी निकाल सकते हो इस, और आप ए से भी निकाल सकते हो, दोनों से सेम आएगा। टोटल वर्क आया आपके पास 90, 90/4 यानी 22 सही 1/2। ठीक है, क्लियर यहाँ तक? अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने है। देखो क्वेश्चन नंबर 13 को देखो आप। एक मीनार के शीर्ष पर अर्धगोलाकार गुंबद जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी सरफेस एरिया आपको दे रखा है 363 स्क्वायर फीट, तो आपको वॉल्यूम निकालना है उस गुंबद का। जो अर्धगोलाकार गुंबद है उसका वॉल्यूम निकालना है आपको। उसका एरिया दे रखा है 363, तो जो अर्धगोलाकार गुंबद है उसका एरिया का फॉर्मूला क्या होगा, आप बोलोगे सर एरिया का फॉर्मूला होगा 3πr²। तो जो इसकी वैल्यू दे रखी है आपके 363, ये पाई दे रखा है आपके साथ में, इसके पाई है, एक चीज़ नोट रखनी है आपको, 363 पाई स्क्वायर फीट आपको एरिया दे रखा है। तो ये इक्वल होगा आपका 363 पाई।
पाई यानी 363 पाई के। तो पाई से गया आपका पाई, और 3 से डिवाइड करेंगे तो आर का स्क्वायर होगा आपका 121, और आर की वैल्यू आएगी आपके सामने 121 का स्क्वायर रूट यानी 11। ठीक है, तो यहाँ से जो आपकी आई 11 फीट आपकी रेडियस होगी। तो आपको निकालना है इसका वॉल्यूम। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 2/3 पाई आर का क्यूब, और ये इक्वल होगा आपके वॉल्यूम के। तो 2/3 पाई आपकी, आंसर आपको चेक करना है कि पाई आपके साथ में दे रखी है इसमें, तो पाई की वैल्यू पुट नहीं करनी। आर की वैल्यू आपके पास 11 है, तो उसकी 11 गुणा 11 गुणा 11। अब इसको आपको ने सोल्व करना है आपको, कि 10 का क्यूब 1000, 11 का क्यूब 1331। तो 1331 की हम 2 के साथ गुणा करेंगे, जिसका वॉल्यूम होगा 1331 की 2 के साथ गुणा करेंगे, और साथ में आपका पाई है और बटे आपका 3 है। ये आएगा आपका यहाँ से 2 6 6 2/3 पाई। अब इसको देखो, 3 पे गया आपका 8, बचा आपका 2, तो दोबारा से 8 पे गए, 3 8 24, बचा आपका 2, 3 7 21, बचा आपके पास 1, तो उतारी 0, 3 3 9 अप्रोक्सीमेट पाई। ये आएगा आपका फीट क्यूब फीट में, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर होगा। आपका वॉल्यूम आएगा आपका 887.3 पाई यानी 3 पाई आपका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर यहाँ तक? बस आपको इसमें फॉर्मूला याद रखना है कि जो टोटल सरफेस एरिया है उसका फॉर्मूला, और यहाँ पे आपका जो वॉल्यूम होगा अर्ध गोलाकार गुंबद का, वो 2/3 पाई आर क्यूब, और इसमें आपको वैल्यू पुट करनी है। यहाँ से हमने रेडियस निकाल ली, और यहाँ पे अपने रेडियस की वैल्यू पुट की, और वॉल्यूम हमने निकाल लिया। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया आपको? अब चलते हम क्वेश्चन नंबर 14 यानी 14 पे। अब इसमें देखो आपको क्या दे रखा है कि 10,400 को हम पी क्यू और आर के बीच में 1/2, 1/5, 1/6 के अनुपात में 3 हिस्सों में बांट देते हैं। तो आप क्यू का हिस्सा जो शेयर है आपको, वो आपको निकालना है। तो देखो सबसे पहले आपके पास पी 1/2 है, पी क्यू और आर दे रखा है आपको 1/2, 1/5 में है, और 1/6। यहाँ से आप सबसे पहले एलसीएम लो। एलसीएम लिया आपने 6 पंजा 30, यानी एलसीएम आएगा आपके यहाँ से 30। तो 2 पे आप सर 15, यहाँ 5 छिका 30, और 6 पंजा 30। तो यहाँ से जो पी क्यू आर का रेशियो आएगा आपका, यहाँ से जो आपका पी क्यू और आर का रेशियो आया, वो आया आपका 15
हेलो, हेलो, हेलो। माइक की बैटरी आपकी डाउन हो गई थी, तो अभी सेल चेंज किया इसके लिए। तो इस क्वेश्चन को हम शुरू से करते हैं। शायद इसी क्वेश्चन में आपकी जो वॉइस प्रॉब्लम है, इसी क्वेश्चन में आपकी जो बैटरी डाउन हुई थी, तो इसी को हम दोबारा से करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 तक आप सभी को क्लियर होगा, और उम्मीद है आवाज़ भी आपकी जो क्लियर थी क्वेश्चन नंबर 13 तक। हम इस क्वेश्चन को दोबारा से करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 को। यदि आपको पिछले क्वेश्चन में कोई भी डाउट रहेगा तो मैं नेक्स्ट क्लास में कर दूंगा उसको। ठीक है, यदि आपको इसमें किसी भी क्वेश्चन में वॉइस प्रॉब्लम रही है तो हम दोबारा से कर लेंगे नेक्स्ट सेशन में उसको। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को ही करते हैं हम दोबारा से। आपको पी क्यू आर का अनुपात दे रखा है 1:2, 1:5 और 1:6। तो इनको हम 10,400 टोटल अमाउंट था, और इसको हम इस रेशो में, इस अनुपात में बांट देते हैं। तो आपको क्यू का शेयर निकालना है। तो सबसे पहले आप करोगे कि जो आपको दे रखा है पी क्यू और आर, जो आपको दे रखा है 1/2, 1/5 और 1/6, आप यहाँ से एलसीएम लोगे, यानी एलसीएम लिया तो इन तीनों का एलसीएम आएगा नीचे से, वो है आपका 30। तो 2 पे डिवाइड करोगे, आप बोलोगे सर 15। यहाँ से 30, 5 से डिवाइड करोगे 6, और 30 को हम 6 से डिवाइड करेंगे 5। यानी पी क्यू आर की जो वैल्यू आएगी वो आएगी आपके पास 15, 6 21 और 5 26। यानी जो टोटल वैल्यू होगी वो आई आपके पास 26। ठीक है, सबसे पहले आपको नीचे वाला का एलसीएम लेना है। फिर आपको एलसीएम लिया, जैसे यहाँ से 30 एलसीएम है आपका, तब 2 से डिवाइड करो, 2 पे 15, 5 पे इसको करेंगे ऊपर 6, और 6 पे 30 को डिवाइड करेंगे ऊपर 5 आएगा आपका। टोटल वैल्यू आपके पास 26 है। तो 26 की वैल्यू आपको दे रखी है 104,000। तो 1 यूनिट की वैल्यू होगी 26 × 4, 104। 400 आपको निकालना है क्यू का शेयर। क्यू की वैल्यू आपके पास 6 यूनिट। तो 6 यूनिट की वैल्यू होगी आपके पास, यानी 2400 रुपये। आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, आपका आंसर होगा। ठीक है, अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 15 है आपके सामने। एक दुकानदार, लास्ट क्वेश्चन है आप आज के सेशन का हमारा, क्वेश्चन नंबर 15। एक दुकानदार अपना सामान 30% छूट पर बेचता है, यानी जो डिस्काउंट दे रखा है वो 30% है। उसका जो सामान का विक्रय मूल्य है, यानी सेलिंग प्राइस है, वो है 1190 रुपये। तो आपको उस वस्तु का अंकित मूल्य यानी मार्केट प्राइस निकालना है। देखो, जब भी आप किसी भी चीज़ पे डिस्काउंट देते हो, जैसे 100 की चीज़ है, कोई वस्तु का मूल्य है जो वो 100 रुपये है, हमने उस पर ऊपर 30 रुपये का डिस्काउंट दिया। जो डिस्काउंट करने के बाद जो आपका बचेगा वो होता है आपका सेलिंग प्राइस, यानी विक्रय मूल्य। आपका वो होता है आपका विक्रय मूल्य। जैसे 100 की वस्तु थी, 30 का डिस्काउंट दिया, तो वो वस्तु कितने की बची, आप बोलोगे 70। वो 70 है जो आपका, वो होता है आपका सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य। आपको ये चीज़ माइंड में रखनी है। तो 30%, वस्तु 100 की थी, 100% थी, मतलब कोई भी वस्तु अपने आप में, सभी वस्तु अपने आप में 100% होती है, तो 30% का छूट दे दी, तो बचा कितना, आप बोलोगे सर 70%। ये क्या है, छूट देने के बाद आप बोलोगे सर सेलिंग प्राइस। और सेलिंग प्राइस की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1190 रुपये। जीरो से जीरो, और 1% की वैल्यू होगी आपकी 17। 17×7 = 119। आपको निकालना मार्केट प्राइस, यानी जो अंकित मूल्य वो निकालना है। तो वो वस्तु स्टार्टिंग में कितनी थी, आप बोलोगे सर 100%। तो मार्केट प्राइस होगा आपका 17×100, यानी 1700 रुपये आपका मार्केट प्राइस यानी अंकित मूल्य होगा। आप जब भी डिस्काउंट देते हो तो वो डिस्काउंट आप मार्केट प्राइस पे देते हो, और जो डिस्काउंट करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो होता है आपका सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य। ठीक है, तो 30% की छूट दी, तो आपका जो विक्रय मूल्य आएगा, 100 में से 30% गया, यानी 100% में से उसकी वैल्यू 30% कम कर दी, तो आपके पास बचेगा 70%। वो इक्वल होगा आपका 1190 की। ठीक है, तो 1% की वैल्यू आएगी आपकी 17, तो 100% की वैल्यू आएगी 17×100 यानी 1700। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर होगा। ठीक है, ये था हमारा आज के सेशन का, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन। उम्मीद है आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी कोई भी डाउट रहता है आपका, जैसे वॉइस की प्रॉब्लम थी लास्ट में,
जो आपका क्वेश्चन नंबर 14 था, शायद उसी क्वेश्चन से आपकी आवाज़ की प्रॉब्लम थी। तो यदि 13 में या उससे पहले भी कहीं होगी तो हम उस क्वेश्चन को नेक्स्ट सेशन में अच्छे से कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।